नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। चार बड़ी खबरें आप देख रहे हैं। नजर डाल लेते हैं कि आज की चार बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर चुनावी राज्यों में रैलियों और चुनावी सभाओं पर रोक लगी है और उसको लेकर आज फैसला होगा। चुनाव आयोग कोरोना समीक्षा के बाद निर्णय लेगी और इसके पहले चरण के लिए 10 जनवरी से वोटिंग होनी है और इसके पहले रैलियों और चुनाव सभाओं पर हट सकती है। दूसरी बड़ी खबर मिलेंगे, जहां पर पृथ्वीपुर अशोकनगर के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान आज राजगढ़ जाएंगे, जहां वो ओलावृष्टि से बर्बाद हो चुकी फसलों का जायजा लेंगे। इसके साथ ही पीड़ित किसानों से संवाद भी करेंगे। तीसरी बड़ी खबर मिलेंगे, जहां पर यूपी बीजेपी आज कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। 172 कैंडिडेट की लिस्ट पर मोदी, शाह और नड्डा की मुहर लगेगी। योगी को अयोध्या से लड़ाने पर सहमति भी बन सकती है। चौथी और अंतिम बड़ी खबर लेंगे, जहां पर एमपी में शहरों में आज से विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिससे 30% कंपाउंडिंग वैध हो सकती है और 28 फरवरी तक आवेदन करने की 20% की छूट भी मिलेगी। चलिए बड़ी खबर की ओर करेंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब समेत भारत के 5 राज्यों में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन राज्यों में राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। वहीं इन चुनावों को लेकर रैलियों पर रोक भी लगी है और इसकी समीक्षा भी की जाएगी। दरअसल कोरोना महामारी के कारण आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए 15 जनवरी तक सभी तरह के रैलियों पर रोक लगा दी थी और सिर्फ वर्चुअली कैंपेन की इजाजत दी थी। वहीं चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के तहत राजनीतिक दलों द्वारा कोई भी पदयात्रा, साइकिल यात्रा या रोड शो निकालने पर रोक है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आयोग कोरोना वायरस के प्रचार और प्रसार के लिए नए ओमिक्रॉन के बारे में भी सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेगा। निर्वाचन आयोग से शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनीतिक दलों से आग्रह किया गया था वो डिजिटल माध्यम से प्रचार करें। उन्होंने ये भी कहा था कि सरकारी प्रचारक दूरदर्शन के माध्यम से चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों को मिलने वाले समय को दुगना किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 राज्यों के चुनावी रैलियों पर आज फैसला हो सकता है। चुनाव आयोग कोरोना समीक्षा के बाद निर्णय लेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए यूपी एडिटर अखिल सिद्दीकी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अखिल जी, इलेक्शन कमीशन की बड़ी बैठक आज 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उसके बारे में आज कुछ मामला सुलझ सकता है, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, चुनाव आयोग उन 5 राज्यों पर फोकस कर रही है जहां पर कहीं ना कहीं जो आचार संहिता लगने के बाद जो कोविड की जो केसेस सबसे ज्यादा आ रहे हैं। हालांकि 5 राज्यों में सख्ती से पालन कराने का निर्देश पहले ही दे दिया गया है, उसके बावजूद कई जगह लापरवाही देखने को मिल रहा है। लेकिन आचार संहिता होने के बावजूद कई जगह कार्रवाई होती भी नजर आ रही है। हालांकि जहाँ वो उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, पंजाब हो, मणिपुर हो, ये तमाम गोवा हो, ये तमाम जगह जहाँ चुनाव है, ऐसे में उन सीटों पर भी आज बड़ी बैठक की जा रही है। चुनाव आयोग बैठक लेगा, उसके बाद सख्ती से पालन भी कराएगा। आचार संहिता का उल्लंघन मामले में कार्रवाई होगी। और उसके साथ साथ कोविड का जो कोविड के जो गाइडलाइन है उसे भी बहुत जमीनी स्तर पर उससे कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए जाएंगे। हालांकि सभी 5 राज्यों में देखने को मिल रहा है कि जिस तरह चुनाव आयोग ने कहा था कि 15 तारीख तक जो रैलियां हैं उस पर रोक लगा दी गई थी कोविड को लेकर, कहीं ना कहीं कोई रैलियां या रोड शो नहीं निकाल सकता। हालांकि आज भी बैठक होगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि इन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें कैसे रैलियां नेता करेंगे, पार्टी अपने दिल में कितनी भीड़ जुटा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन कराना है, कैसे क्या नियम और कानून को लागू किया जाएगा। तो ऐसे में बैठक होने के बाद ये भी कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग उस नए नियम और गाइडलाइन को जारी करेगा कि किस आधार पर कैसे व्यक्ति रैली करनी है। उसके साथ साथ अगर वो मिश्रण सभा करते हैं तो कितनी भीड़ होनी चाहिए, रैलियां करते हैं तो कितनी भीड़ होनी चाहिए, रोड शो करते हैं तो कितनी भीड़ होनी चाहिए, या करने का इशारा वो देती है या नहीं देती, ये भी आज इसको लेकर आज बैठक होगी। बैठक होने के बाद चुनाव आयोग बड़ा फैसला इन 5 राज्यों के चुनाव पे लेगी। हालांकि अभी भी देखने को मिला है कि जितना वर्चुअली अगर वर्चुअली जनसभा भी करते हैं तो उसके बावजूद भी भीड़ इकट्ठा होती है।
तो ऐसे में कहीं ना कहीं रोक पाना बहुत मुश्किल है। तो जिस तरह कल समाजवादी पार्टी भी देखिए कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य सदस्यता लेने आए तो काफी भीड़ वहां पर देखने को मिली। उसके बाद पुलिस भी पहुंची, उसमें FIR दर्ज की कार्रवाई की, क्योंकि भीड़ को रोक पाना बहुत नामुमकिन था। तो ऐसे में माना जा रहा है चुनावी बैठक करने के बाद ये तय करेगी गाइडलाइन को, किस हिसाब से कितनी भीड़ हो सकती है या उसकी इजाजत देती है कि वर्चुअली ही केवल जनसभा करने की अनुमति देती है। हालांकि बड़े दल वर्चुअली जनसभाएं कर सकती है, लेकिन जो छोटे दल है उनके लिए कहीं ना कहीं मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनके पास हाई टेक्निक व्यवस्था नहीं है वर्चुअली करने के लिए। तो ऐसे में आज 5 राज्यों के चुनाव में जहां 5 राज्यों में चुनाव बनी, उसको लेकर चुनाव आयोग बैठक करेगी, नई गाइडलाइन को जारी करेगी, जिससे कोई दल को भी दिक्कत ना हो और जनसभा या रोड शो या नुक्कड़ जनसभा या जो डोर टू डोर जाना है, इसको लेकर आज बड़ा फैसला चुनाव आयोग करेगी। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से रैलियों पर भी आज फैसला आ सकता है, रैलियों पर रोक लगी हुई है और तमाम जो आयोजन है उन सब को लेकर भी आज बैठक के बाद में कुछ बातें निकलकर सामने आ सकती हैं। निश्चित तौर पर आएगी, क्योंकि जिस तरह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा, इस 5 राज्यों के जो चुनाव हो उसमें कहीं ना कहीं जो रैली है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, सपा की हो, अन्य दल की हो, वो चाहती है कहीं ना कहीं रैलियां, जिस तरह रैली होंगी, जनसभाएं होंगी तो भीड़ आएगा। भीड़ से ही लोगों को अंदाजा लगता है कि किसके दल में, किसके समर्थन में कितनी भीड़ है, तो उसको वोट बैंक का इतिहास उनको एहसास होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब लेकिन कोविड है और कोविड-19 का भी पालन कराना है बहुत तेजी से। उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी, गोवा में भी, मणिपुर में भी और पंजाब में भी, यहाँ तो दिल्ली में भी, तमाम जो अन्य राज्य है वहां पर भी कोविड की काफी पेशेंट मिल रहे हैं। हालांकि बहुत तेजी से वायरस फैला था, तो अगर कहीं की रैलियों पे चुनाव आयोग फैसला लेंगे तो भीड़ होगी या नहीं होगी। अगर वाकई अगर भीड़ बहुत होती है तो इसका खामियाजा भी तो प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वायरस को रोक पाना तो फिर नामुमकिन हो जाएगा। तो ऐसे में देखना होगा कि चुनाव आयोग किस तरह के गाइडलाइन जारी करते हैं इन सभी 5 राज्यों पे कि कैसे रैलियां कर सकते हैं, कितनी भीड़ होगी और इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जिले के चुनाव आयोग और जिले के प्रशासन पर होती है। तो पुलिस प्रशासन को इसकी बड़ी जिम्मेदारी होगी। पुलिस प्रशासन इसको कैसे गाइडलाइन को कैसे पालन कराती है, ये बड़ी जिम्मेदारी होगी। ऐसे में देखना होगा कि चुनाव आयोग किस तरीके से रास्ता निकालती है इस मामले में, कि कैसे ज्यादा भीड़ भी ना हो, लोगों की रैलियां भी हो, नुक्कड़ सभाएं भी हो जाए और भीड़ भी ना उसका पालन कहीं ना कहीं सख्ती से प्रशासन करा सके। तो इस चीज को लेकर आज चिंतन मंथन चुनाव आयोग करेगी, अपनी बैठक करेगी। तो बैठक के बाद ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माना जा रहा है कि नई गाइडलाइन जारी करेगी चुनाव आयोग। चलिए अखिल जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। सीएम शिवराज विदिशा और राजगढ़ जिलों में किसानों से मिलेंगे। इसके साथ ही विदिशा जिले की लटेरी तहसील के ग्राम उनारसी कला और छोटी राघोगढ़ में ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलों का जायजा लेने के बाद कृषकों से वो चर्चा भी करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री राजगढ़ जिले के लिए रवाना होंगे, जहां राजगढ़ के छायन गांव में खेतों के दौरा कर किसानों से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर पहुंचकर ओला प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया है। सीएम ने खेतों में जाकर फसल के नुकसान को नजदीकी से देखा और कहा कि जिन किसान भाइयों और बहनों की संचित फसल में 50% से ज्यादा का नुकसान है, उसको 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राहत राशि दी जाएगी और फिर फसल बीमा योजना का अलग से लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही ऋण वसूली स्थगित कर अकल्पनीय ऋण को मध्यकालीन में परिवर्तित कर दिया जाएगा और इसके अलावा मुख्यमंत्री के जिले में अधिकारियों को चेतावनी भी दी गई है कि ओलावृष्टि में सर्वे किसी भी प्रकार की लापरवाही हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपक द्विवेदी जुड़ गए हैं। जी दीपक, किसानों के आंसू पोंछ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, ओलावृष्टि और फसल जिस तरीके से खराब हुई है उसको लेकर भी यहाँ पर उन्होंने बातचीत करी है और साफ तौर पर उन्होंने ये आदेश भी दे दिया है कि अगर कोई भी गलती होती है सर्वे में तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। तो किसान हितैषी है, ये तो समझ में आ रहा है, और किस तरीके की बातें जो है वो कही गई?
आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगातार जो ओलावृष्टि हो रही है और जो मौसम बिगड़ा है उसके बाद से कई जिलों में किसानों की फसलें चौपट हो गई। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं जाकर जिलों का दौरा कर रहे हैं। कल वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निमाड़ी जिले के पृथ्वीपुर तहसील गए थे, वहीं आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 जिले जाएंगे, राजगढ़ और विदिशा। पहले वे विदिशा के नरसी कला गाँव पहुँचेंगे और वहाँ पर वे किसानों से बातचीत करेंगे और वहाँ से जो भी उनकी समस्या है और वह सुनेंगे और फिर उन्हें आश्वासन भी उन्होंने कल भी दिया था और उन्होंने कहा है कि जिनकी भी 50% से अधिक जो फसल खराब हुई है उन्हें हर एकड़ के अनुसार 30 हेक्टेयर के अनुसार 30,000 रुपये दिया जाएगा और जो फसल बीमा की जो योजना है उसके अनुसार उनको अलग से पैसा दिया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उसके बाद राजगढ़ जाएंगे और वहां पर वे किसानों से छयान गांव में बातचीत करेंगे। वहीं उन्होंने अधिकारियों को दे दिए निर्देश और उन्होंने सख्त चेतावनी भी दे दी अधिकारियों की, यदि किसी भी किसान की फसल खराब हुई है तो उसे मुआवजा अवश्य मिलना चाहिए, किसी भी तरह की त्रुटि नहीं होना चाहिए, इससे मुझसे खतरनाक व्यक्ति कोई नहीं है। इस तरह की वे लगातार चेतावनी देते सामने आए। इससे पूर्व में भी अन्य विभागों को भी वे चेतावनी दे चुके थे कि यदि कोई गलती होती है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अधिकारियों पर भी सख्त निर्देश जो हैं वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या मतलब किस तरीके से देखा जाए? क्योंकि किसान लगातार ये शिकायत उनको रहती है कि सर्वे ठीक ढंग से नहीं किया गया है और कई तरीके की अनियमितताएं जो है वो भी पाई जाती हैं। तो क्या लगता है आपको, अधिकारियों को इस तरीके से निर्देशित किया गया है तो किस तरीके से किसानों की समस्याएं जो है वो हल होती हुई दिखाई देंगी? कहा जाता है कि भाजपा सरकार में जो अफसरशाही हावी हो जाती है उसी का एक नमूना अपन देखने को मिल सकता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उसे झुठलाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कल भी कई कलेक्टरों को फटकार लगाई थी जिले के और वे फिर अधिकारियों को इस तरह की चेतावनी दे रहे हैं कि उनसे बुरा कोई नहीं है। यदि उन्होंने जरा सी भी गलती करी, यदि किसी के साथ अन्याय हुआ और उन्हें पता चलता है तो फिर उस अधिकारी की खैर नहीं है। कई बार वे सभा के दौरान भी अधिकारियों को सस्पेंड करते हुए नजर आए हैं। इस तरह से वे अधिकारियों में जो कह रहे हैं कि विपक्ष कहता है कि अफसरशाही हावी है, वो उसे झुठलाने का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो ओलावृष्टि जो हुई है और जो किसानों को जो फसल जो खराब हुई है सबसे गंभीर मुद्दा है, क्योंकि पिछली सरकार जो गई थी किसानों के कारण ही गई थी, क्योंकि 2 लाख रुपए जो कांग्रेस सरकार ने मुआवजा देने की बात कही थी उसके चलते किसानों ने इस सरकार को लेकर आए थे। इसलिए किसानों के प्रति बहुत ही अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो दृष्टिकोण है वो बहुत ही हितैषी है और वे किसानों के हित की बात कर रहे हैं। बिल्कुल दीपक, लेकिन जिस तरीके से ओलावृष्टि की अगर बात की जाए, काफी फसलों का नुकसान यहाँ पर हुआ है। मुआवजे को लेकर भी कई तरह की अनियमितता पहले भी देखने को मिली है और अब हालांकि अफसरशाही हावी नहीं होने दी जा रही है, इस पर भी बातचीत जो है वो भी निकलकर सामने आई है। लेकिन ओलावृष्टि को लेकर और क्या कुछ निर्देश जो है वो दिए गए हैं, क्योंकि काफी संख्या में किसान जो है वो परेशान है और काफी किसानों का नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। ओलावृष्टि की बात करें तो लगातार सभी जिलों में, मध्य प्रदेश के लगभग कई जिलों में और कई संभागों में ओलावृष्टि हुई है। मौसम विभाग भी इसको लेकर जानकारी दे चुका था कि ओलावृष्टि लगातार होगी और जिन जगहों पर नहीं हुआ वहां पर भी हवा या पानी ज़्यादा बरसने से फसलें खराब हुई है। तो इसको लेकर जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जो पर हेक्टेयर के अनुसार 30,000 रुपये तो सरकार स्वयं देगी मुआवजा के तौर पर, जिसकी 50% से अधिक फसल खराब हुई उसे तो दिया जाएगा, परंतु जो योजना है प्रधानमंत्री योजना हो गई, मुख्यमंत्री बीमा योजना हो गई, इन योजनाओं के तहत जो पैसा बनेगा वो भी किसानों को दिया जाएगा, जिससे कि किसानों का जो लागत है कम से कम वो लागत मूल्य किसानों को मिल सके और वे परेशान ना हो और प्रताड़ित ना हो। चलिए दीपक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर किसानों के आंसू पोंछ रहे निकले। सीएम शिवराज सिंह चौहान 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राहत राशि देने का भी ऐलान किया है। फसल बीमा योजना का अलग लाभ जो है वो अब सरकार देगी। ऋण वसूली स्थगित कर अल्पकालीन ऋण को मध्यकालीन में परिवर्तित भी किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसानों के आंसू पोंछ रहे शिवराज, ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसल का जायजा भी लेंगे। तीसरी बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की 3 दिनों तक चली मैराथन कोर कमेटी की बैठक के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 172 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं।
भाजपा नेताओं के मुताबिक पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव मैदान में उतार सकती है और पार्टी ने जिन 172 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप दिया था, उनमें से अधिकांश पर पहले और दूसरे चरण में मतदान होने हैं। पार्टी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को भी चुनाव लड़ाने पर विचार कर रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि दिनेश शर्मा लखनऊ की एक सीट से इलेक्शन लड़ सकते हैं। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा में मौर्य ने कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 172 सीटों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने दावा किया है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा 2017 में भी बड़ी जीत दर्ज करेगी। वहीं बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत केंद्रीय चुनाव समिति के अन्य सदस्यों ने भी पार्टी मुख्यालय में आयोजित बैठक का हिस्सा लिया। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी डिजिटल माध्यम से इस बैठक में जुड़े। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पवन कुमार जुड़ गए हैं। जी पवन, बीजेपी कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो आज पहली लिस्ट जो है वो जारी हो सकती है, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के 3 दिनों तक की जो मैराथन की कमेटी की बैठक चल रही थी, वो अब 172 विधानसभा सीटों का जो सीटें हैं उस पे उम्मीदवार आज उतार सकती है। इसी के साथ ही जो इनकी बैठक थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष और भी तमाम इनके जो केंद्रीय जो टीम थी भारतीय जनता पार्टी की, वो भी इस बैठक में लगातार मौजूद थी। जिस पर जो इनकी जो बैठक थी उसमें 172 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के लिए इनके जो नामों को भी अंकित कर लिया गया है। साथ ही बताया भी जा रहा है कि इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उनको भी विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए अयोध्या से भी उतारा जा सकता है। और साथ ही उप मुख्यमंत्री जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, दिनेश शर्मा को भी लखनऊ से किसी न किसी सीट से उतारा जा सकता है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। साथ ही और भी जो इनकी जो तमाम जो रणनीतियां हैं, वो जो इनकी जो बैठक है उसमें भी इनके जो पिछले जो विधायक थे, जो उनको भी टिकट न देने की जो बात कही जा रही थी उस पर भी चर्चा हुई। उसके बाद में जो सहमति बनी, पहले इनकी जो बैठक थी 45 विधायकों की, जो जिनका जो बैकग्राउंड सही नहीं था उसको टिकट काटने को लेकर तमाम जो चर्चाएं हुई। उसके बाद में अब भारतीय जनता पार्टी की जो 3 दिवसीय मैराथन बैठक थी उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता थे, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसमें तमाम जो ऐसे जो नेता थे वो इस पे 2022 के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए भी रणनीतियां बना रहे थे। उसके बाद में अब मुख्यमंत्री और दिनेश शर्मा और जो इनके कद्दावर नेता है वो 2022 के चुनाव के लिए रणनीति बना रहे हैं कि किस प्रकार से कहां पे किसको मजबूत कैंडिडेट उतारकर अपनी भारी बहुमत की सरकार बनाई जा सके। जी बिल्कुल पवन, लेकिन जिस तरीके से पहली लिस्ट जो है वो जारी करने की बात की जा रही है, 172 सीटों की अगर बात की जाए तो उसमें उम्मीदवार कौन कौन उतार सकती है, किन के नाम पहली लिस्ट में शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से अभी तक 3 दिवसीय जो बैठक चल रही थी उसमें जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं डिजिटल माध्यम से इस बैठक में मौजूद रहे, प्रधानमंत्री मौजूद रहे, जेपी नड्डा मौजूद रहे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। इसी के साथ ही जो केशव प्रसाद मौर्य और तमाम जो नेता तो मौजूद थे। और 172 सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए जो इनकी क्योंकि इनकी जो बैकग्राउंड, अभी हमने बताया बैकग्राउंड जिसको विधायक का जिस प्रकार से जिसका अच्छा था, क्योंकि ये जो लिस्ट है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो कैंडिडेट हैं उनको उतारने की बात 172 जी। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बीजेपी कैंडिडेट्स की आज पहली लिस्ट जारी होगी। 172 नामों की लिस्ट बीजेपी आज जारी कर सकती है। 172 नामों पर मंथन हुआ और फिर फाइनल हुए हैं कुछ नाम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। चलिए।
चलिए बढ़ेंगे अब अंतिम खबर की ओर, जहां पर मध्य प्रदेश के शहरों में अवैध निर्माण की 30% तक की कंपाउंडिंग यानी अवैध हिस्सा वैध किया जा सकेगा। यदि लोग 28 फरवरी तक अपने 30% तक के अवैध निर्माण को वैध कराने के लिए आवेदन करते हैं तो निर्माण के हिसाब से जो शुल्क निर्धारित होगा उसमें 20% तक की छूट भी सरकार देगी। अब निकाय अवैध निर्माण को वैध कर 62 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूल चुके हैं और अब नगरीय प्रशासन विभाग आज से विशेष पहल करने जा रहे हैं, जिसमें 31 जनवरी तक विभाग के अफसर कर्मचारी घर घर जाकर लोगों को अवैध निर्माण को वैध करने के लिए आवेदन कराएंगे। और सरकार ने पिछले साल अवैध निर्माण की कंपाउंडिंग की सीमा को बढ़ाकर 10% से 30% तक कर दिया है। इसके साथ ही 28 फरवरी 2022 से पहले आवेदन करने पर 20% तक के शुल्क में छूट भी दी जा रही है। कंपाउंडिंग शुल्क में 20% तक की छूट केवल 28 फरवरी तक के आवेदन करने वाले प्रकरणों पर मिलेगी। इसलिए सभी निकाय के अधिकारी कर्मचारी लोगों को घर घर जाकर प्रेरित भी करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नगरीय प्रशासन की विशेष पहल देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपक द्विवेदी जुड़ गए हैं। जी दीपक, नगरीय प्रशासन की एक विशेष पहल देखने को मिल रही है, जिसमें अगर किसी का अवैध निर्माण है उसे वैध कराने के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसमें सरकार भी छूट दे रही है। क्या है पूरा मामला? नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जिन्होंने अवैध निर्माण कर रखा है और वह 30% कंपाउंडिंग मतलब यानी कि कह सकते हैं कि जो अवैध निर्माण है उसे वैध किया जाएगा, 30% किया जाएगा वो वैध। मध्य प्रदेश में यह जगह जगह पर अभियान चलाया गया है और इसकी जो पहल कर दी गई है, पिछले वर्ष तक ये सिर्फ 10% था, परंतु इस वर्ष बढ़ाकर 30% कर दिया है। वहीं नगरीय प्रशासन विभाग ने इसको लेकर एक आदेश जारी करा है और 15 जनवरी से लेकर और 31 जनवरी तक अधिकारी घर घर जाकर जो उन्होंने अवैध निर्माण चिन्हित कर रखे हैं उन्हें वैध कराने का कार्य करेंगे। वहीं 28 फरवरी तक जिनका अवैध निर्माण है वह अगर आवेदन करते हैं तो जो राशि लगेगी उसे वैध कराने में उसमें 20% तक सरकार द्वारा छूट दी जाएगी। बता दें, परंतु यह सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां अवैध निर्माण या भूमाफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए कहते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें इससे छूट मिलेगी और जो अवैध निर्माण था उसे वैध किया जाएगा। बिल्कुल दीपक, लेकिन जिस तरीके से अवैध निर्माण को वैध यहाँ पर किया जाएगा, ये उस योजना में भी क्या शामिल है जिसमें कहा जा रहा था कि 2022 तक सभी को अपने मकान जो है वो दिए जाएंगे और उसके तहत कंपाउंडिंग जो फीस है वो वसूल करने के बाद में जो जहां रह रहा है उसे उसका स्थायी पट्टा या कुछ कागजात जो है वो दे दिए जाएंगे? हाँ, बता दें, जो भी उसकी लागत है और इसमें जो भी पैसा लगेगा 30% वैध करने में वह उसे देना होगा और वह ये योजना जो है उसका भी उन्हें इसमें लाभ मिल पाएगा, क्योंकि जो सरकार द्वारा जो योजना निकाली गई है कि सबका अपना घर हो और परंतु जो पहले से ही कब्जा कर चुके हैं वो तो अपना घर बना ही चुके हैं और उन्हें स्थायित्व दिया जाएगा। इस योजना के तहत जो राशि होगी, मूल्य होगा, वो उन्हें देना होगा। यह हर जिले में प्रदेश भर में यह चलाया जाएगा अभियान और इसके अंतर्गत नगरीय प्रशासन विभाग के कर्मचारी अधिकारी काम करेंगे और लोगों को जागरूक कर उनसे जो भी राशि होगी वह वसूलेंगे। अभी तक बता दें, इसमें जो पिछले वर्ष का आंकड़ा तो 62 करोड़ रुपए तक पिछले वर्ष सरकार के पास राजस्व एकत्र हुआ था। बिल्कुल दीपक, इसमें अगर राजस्व की बात करें तो सरकार को किस तरीके से फायदा होता हुआ नजर आ रहा है? राजस्व का कितना फायदा जो है वो सरकार को पहुंचेगा? यदि पिछले वर्ष की बात करें तो अभी तक जो 62 करोड़ का जो आंकड़ा है वो इस वर्ष बढ़ सकता है, क्योंकि अब 30% जो कंपाउंडिंग है उसे बढ़ाया गया है। तो इसके चलते यह फायदा होगा कि जो लागत मूल्य जो पिछले वर्ष 10% के अनुसार थी वो 30% के अनुसार ली जाएगी। तो कहीं ना कहीं सरकार को तिगुना इसमें राजस्व में फायदा होगा और सरकार बढ़िया राजस्व इससे प्राप्त कर पाएगी, क्योंकि सरकार चलाने के लिए सबसे बड़ा जो साधन होता है वो राजस्व ही होता है। इसलिए सरकार ने इसकी एक डेडलाइन भी तय कर दी कि 28 फरवरी तक उन्हें ये जो आवेदन आए हैं उन्हें भरना होगा और उसमें 20% तक की उन्होंने छूट दी है, क्योंकि जो पैसा लागत रहेगा जिससे कि जनता को फायदा हो और इस योजना जो निकाली सरकार ने और ये जो आदेश निकाला उसको जनता अपना लाभ ले सके। चलिए, बहुत धन्यवाद दीपक हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश के शहरों में अवैध निर्माण को 30% तक कंपाउंड यानी अवैध हिस्सा वैध किया जा सकेगा। यदि लोग 28 फरवरी तक 30% तक का अवैध निर्माण को वैध कराने के लिए आवेदन देते हैं तो निर्माण के हिसाब से जो शुल्क निर्धारित होगा उसमें भी 20% तक की छूट अब सरकार देती हुई नजर आ रही है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।